गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से प्रियंका पुरोहित। आज हम अपने डीएलएड एसएसटी की क्लास कंटिन्यू करते हैं। लास्ट 2 क्लासेस में हमने पढ़ा, फर्स्ट क्लास में पढ़ा भारतीय जलवायु, है ना। जो हमने पढ़ा कि जो भारत की जलवायु है वह मानसूनी होती है, मतलब समय के अनुसार या मौसम की दिशा के अनुसार उसकी स्थिति क्या है, बदलती रहती है ना। कितनी ऋतुओं में परिवर्तन होता है? 4, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु और वर्षा ऋतु, है ना। फिर हमने क्या पढ़ा? भारत की वनस्पति। तो वनस्पतियों को हमने 5 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा। अब हमने क्या पढ़ना है? भारतीय वन्य जीवों के बारे में, या जो राष्ट्रीय वन नीति है उसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो भारत में क्या है, सबसे पहले जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने 1894 में वन नीति घोषित की थी। अगर आपसे ये क्वेश्चन अराइज किया जाता है कि भारत में वन नीति किस समय सबसे पहले घोषित की गई थी, तो 1894 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में यह नीति घोषित की गई थी। फिर क्या है, स्वतंत्रता के बाद जनसंख्या व पशुओं की संख्या में क्या हो गई, तीव्रता से वृद्धि होने लगी। जब 47 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद जो जनसंख्या है और जो पशुओं की संख्या है उसमें क्या होने लगी, बहुत ज़्यादा वृद्धि होने लगी, जिससे वनस्पतियों पर क्या बनने लगा, दबाव बनने लगा। दबाव बनने से उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, ठीक है। फिर क्या है, हमारे वनों पर बड़े पैमानों पर ह्रास होने से पारिस्थितिक तंत्र को इतनी अधिक क्षति पहुंची कि उनकी क्षति पूर्ति कर पाना दुरूह कार्य हो गया, ठीक है। फिर क्या है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, है ना, पशुओं की संख्या में वृद्धि हुई, तो उससे क्या होला, हमारे वनस्पतियों पे क्या होने लगा, प्रभाव पड़ने लगा। और जो हमारे वन थे उनका भी ह्रास होने लगा। क्या है, लोग वनों को काटने लगे, है ना, और वन कम होने लगे। तो क्या हुआ, जैसे जैसे वनों की संख्या कम होती गई, पेड़ों की संख्या कम होती गई, तो जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है वो इतनी तेजी से उसकी क्षति हुई कि अब उसकी क्षतिपूर्ति कर पाना बहुत ही क्या हो गया है, मुश्किल हो गया है, ठीक है। तो वनों के मतलब वनों का जो हम लगातार ह्रास कर रहे हैं या दिन प्रतिदिन हम वनों की कटाई कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, जो मृदा अपवर्तन है और जो बाढ़ की समस्या है वो क्या है, एक बहुत बड़ा रूप धारण करती जा रही है। मतलब यह एक रूप से गंभीर समस्या का विषय बन गई। क्या है, वनों की कटाई से क्या हो रहा है, जो मृदा अपवर्तन है, जो बाढ़ की समस्या है वो दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही है। फिर क्या है, 1952 में स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति लागू हुई। अब इसमें जो क्वेश्चन है वो आपसे 2 तरीके से पूछा जा सकता है। पहला तो ये पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय वन नीति कब लागू हुई, तो कब हुई, 1894 में। लेकिन अगर स्वतंत्र भारत की राष्ट्रीय वन नीति कब लागू हुई ये पूछा जाए तो कब हुआ, 1952 में। कब हुई, 1952 में, ठीक है। इस नीति में क्या थी, लोगों की स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और जनजातियों के विकास के लिए एक टिकाऊ वन प्रबंधन बल दिया गया, ठीक है। और जनजातियों की आजीविका वनों के सहारे ही चलती थी, ठीक है। फिर क्या था, सन 1988 में राष्ट्रीय वन नीति वनों के क्षेत्रफल में हो रही कमी को रोकने के लिए बनाई गई, है ना। जो 1952 की वन नीति बनी थी उसमें क्या थी, जो हमारे मतलब जहाँ पे जनजाति निवास करती थी उसकी जो स्थानीय आवश्यकता तो उनको पूरा करने के लिए और जनजातियों को विकास के लिए टिकाऊ प्रबंधन की व्यवस्था की गई। जबकि जो नेक्स्ट वन नीति 88 में बनी उसमें क्या था, वनों के क्षेत्रफल में कमी होने के लिए, कमी को रोकने के लिए बनाई गई थी। इस नीति के जो मुख्य उद्देश्य थे वो क्या थे, इस नीति के जो मुख्य उद्देश्य थे वो क्या थे। सबसे पहला उद्देश्य था कि देश में 33% भाग पर वन लगाना, जो वर्तमान राष्ट्रीय स्तर से 6% अधिक है। मतलब हमारे भारत की या हमारे राष्ट्र की जो भी धरती का क्षेत्र है उस पर 33% भाग पर हमें क्या लगाने चाहिए, वन लगाने चाहिए, ठीक है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए पारिस्थितिक रूप से असंतुलित क्षेत्रों में क्या करना चाहिए, वनीकरण करना चाहिए। देश की जो प्राकृतिक धरोहर है जैसे जैव विविधता, आनुवांशिक फूल का संरक्षण करना चाहिए। मृदा अपवर्तन और मरुस्थलीकरण रोकना और बाढ़ को सूखा नियंत्रण, ठीक है। निम्नीकृत भूमि पर सामाजिक वानिकी और वन रोपण द्वारा वननीय आवरण का विस्तार करना चाहिए। पेड़ लगाने को बढ़ावा देने के लिए, है ना, पेड़ों की कटाई रोकने के लिए जन आंदोलन चलाना चाहिए जिसमें महिलाएं शामिल हो ताकि वनों पर दबाव कम हो सके, ठीक है। तो इस वन संरक्षण नीति के अंतर्गत निम्न कदम उठाए गए, है ना। अब पहला क्या है, सामाजिक वानिकी। क्या है, सामाजिक वानिकी। अब क्या है, सामाजिक वानिकी जो शब्द का प्रयोग है फर्स्ट टाइम कब किया गया था, 1976 में। कब किया गया था, 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग ने किया था। इसका उद्देश्य क्या था, जो ग्रामीण जनसंख्या के लिए जलावन था,
छोटी इमारती लकड़ी थी और छोटे छोटे वन उत्पादों की आपूर्ति करना था। ठीक है, इसके जो सामाजिक वानिकी थी इसके 3 अंग थे प्रमुख, शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फार्म वानिकी। क्या था? शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी एंड फार्म वानिकी। अब जो शहरी वानिकी है उसके अंतर्गत क्या आते थे? शहर और उसके इर्द गिर्द के निजी व सार्वजनिक भूमि जैसे हरित पट्टी, पार्क, सड़कों के साथ साथ जगह, औद्योगिक व्यापारिक स्थलों पर वृक्ष लगाना और उनका क्या करना? प्रबंधन करना। मतलब उन वृक्षों को लगाने के बाद उनको सुव्यवस्थित करना, उनकी देखरेख करना, उनकी सुरक्षा करना, ये सब काम क्या किए जाते थे? शहरी वानिकी के अंतर्गत किए जाते थे। फिर ग्रामीण वानिकी में हम क्या करते थे? जो कृषि वानिकी और समुदाय कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जाता। ठीक है, कृषि वानिकी का क्या अर्थ है? कृषि योग्य तथा बंजर भूमि पर पेड़ व फसलें एक साथ लगाना चाहिए, जिसका क्या मतलब था कि वानिकी व खेती एक साथ करना है, जिससे खाद्यान्न, चारा, ईंधन, इमारती लकड़ी और फलों का उत्पादन क्या हो? एक साथ किया। जैसे अगर हम पेड़ भी एक साथ लगाएंगे, उसी भी जमीन पर फसलें भी बोएंगे तो दोनों क्या है? साथ साथ बढ़ेंगी, है ना। जिससे क्या होगा? हमें जानवरों के लिए चारा भी मिलेगा, खाने के लिए अनाज भी मिलेगा, लकड़ी भी मिलेगी और फलों का भी उत्पादन होगा। तो दोनों चीज़ों का जो उपयोग है वो हम साथ साथ, या फिर जो दोनों चीज़ों का उत्पादन है वो हम क्या कर पाएंगे? साथ साथ कर पाएंगे। और समुदाय कृषि है, मतलब सामुदायिक वानिकी से क्या मतलब है? जो सार्वजनिक भूमि है, जैसे गांव हुआ, चारागाह हुआ, मंदिर की भूमि हुई, सड़कों के दोनों किनारों जो मतलब जो जैसे रोड है उसके दोनों साइड जगह रहती है, वहाँ पे नहरों के किनारे, रेल पटरी के किनारे, विद्यालयों में पेड़ लगाना शामिल था। ठीक है, तो कृषि वानिकी में क्या था? जहाँ फसल उगाई जाती है वहाँ पे भी पेड़ लगाना। और सामुदायिक वानिकी का क्या मतलब था? जो नॉर्मल मतलब जो सामुदायिक जगह है वहाँ पे किनारे किनारे पेड़ लगाना इस वानिकी का क्या था? उद्देश्य था। फिर थर्ड क्या है हमारी? फार्म वानिकी। फार्म वानिकी के अंतर्गत क्या आता था कि किसान अपने खेतों में व्यापारिक महत्व वाले या दूसरे पेड़ लगाते हैं। वन विभाग इसके लिए छोटे व मध्यम किसानों को निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराता है। ठीक है, फिर क्या है? अब हमें पढ़ना है वन्य जीव के बारे में। किसके बारे में? वन्य जीव के बारे में। क्या है? भारत में वन्य जीवों की विविधता भी क्या है? बहुत ज़्यादा देखी जाती है ना। अब क्या है? यहाँ पे कितनी 89,000 जातियों के वन्य प्राणी है। इसमें हाथी आकार में सबसे बड़ा है। जल स्तर सजीव घड़ियाल केवल भारत में ही पाए जाते हैं। यहाँ एक सींग वाले गैंडे भी पाए जाते हैं। पशु पक्षियों के शिकार और वनों की अंधाधुंध कटाई को वन्य जीवों की संख्या क्या हो रही है? घट रही है। अब क्या है? यहाँ पे 89,000 जातियों के वन्य जीव पाए जाते हैं। इनमें हाथी सबसे बड़ा है। जल स्थल चर में क्या है? घड़ियाल है। फिर एक सींग वाले गैंडे हैं। और पशु पक्षियों की जो शिकार है और वनों की अंधाधुंध कटाई से क्या हो रहा है? जो वन्य जीवों की संख्या उसमें क्या आती जा रही है? कमी होती जा रही है। और बहुत सारी प्रजातियां हैं वो क्या होती जा रही हैं? लुप्त होती जा रही हैं। तो इसके संरक्षण के लिए सरकार द्वारा अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों की क्या की गई? स्थापना की गई। क्या की गई? स्थापना की गई, है ना। इसके अतिरिक्त बायोस्फीयर रिजर्व भी बनाया गया। अब अगर मैं देखूं कि सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान या वन्य कौन सा था, तो क्या था? नीलगिरी। कहाँ था? नीलगिरी। फिर क्या है? नंदा देवी, ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में। कंचनजंगा सिक्किम में। डिब्रू साइखोवा असम में। मानस असम में। दिहांग और दिबांग अरुणाचल प्रदेश में। नोकरेक मेघालय में। ग्रेट निकोबार, फिर सिमलीपाल उड़ीसा में। अगरतलाई केरल में। पचमढ़ी में मध्य प्रदेश। अचानकमार अमरकंटक मध्य प्रदेश। पन्ना मध्य प्रदेश। शीत मरुभूमि हिमाचल। कच्छ की रण गुजरात और शेषाचलम आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य हैं। ठीक है, 1973 में यूनेस्को ने कुछ देशों के नाम एवं जीव मंडल पर एक कार्यक्रम चलाया। क्या है? यूनेस्को एक संस्थान है जिसने जीव मंडल पर एक कार्यक्रम शुरू किया। इसी आधार पर 18 भारतीय जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र इसने क्या किए? स्थापित किए। ठीक है, इसके अतिरिक्त 41 टाइगर रिजर्व भी इन्होंने क्या किए? स्थापित किया। अगर हम महत्वपूर्ण परियोजनाएं देखें तो क्या क्या है? ग्लेशियर परियोजना 1972 में। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 1975 में। गैंडा परियोजना 1987 में। हाथी परियोजना
92 में। ये कुछ परियोजना। फिर क्या है, वन्य जीवों की रक्षा के लिए और वनों की कटाई को रोकने के लिए कुछ अधिनियम भी लाए गए, जैसे वन्य जीव अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैव विविधता अधिनियम 2002। फिर क्या आई, एक रेड डेटा बुक आई। रेड डेटा बुक क्या है, इसमें उन जातियों के जीवों को सूचीबद्ध किया जाता था जो दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं ना। इसमें संकटग्रस्त जीवों को सूचीबद्ध किया जाता है। भारत के संकटग्रस्त और विलुप्त प्राय जीवों की सूची में कौन कौन है, लाल पांडा है, भालू है, ऊदबिलाव है, उड़न गिलहरी है, एक सींग वाला गैंडा है, जंगली गधे हैं आदि, है ना। ये सब जो है इनके नाम कहाँ है, रेड डेटा बुक में है, क्योंकि ये इन लोगों की जो जाति है वो विलुप्त होती जा रही है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा भारतीय वन्यजीव के बारे में, क्या क्या अधिनियम आए, क्या परियोजनाएं आई, कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे खगोलीय संगठन के बारे में। किसके बारे में, खगोलीय संगठन के बारे में। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, गुड बाय।